प्रिय विद्यार्थी, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक एवं प्रासंगिक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की क्या परिभाषा है? शक्ति पृथक्करण की संरचना क्या है? शक्ति पृथक्करण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? तो बहुत ही रोचक विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। शक्ति पृथक्करण यानी शक्तियों को अलग अलग करना, शक्तियों का बंटवारा करना, शक्ति एक स्थान पर केंद्रित न होकर के अनेक संस्थाओं समूहों में विभाजित हो। शक्ति पृथक्करण का अर्थ के बारे में सबसे पहले जानेंगे। शक्ति पृथक्करण राजनीतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, यानी कि शक्ति पृथक्करण जो है राजनीतिक विज्ञान का एक केंद्रीय विषय है। शक्ति पृथक्करण का अर्थ है कि शक्ति एक संस्था में केंद्रित न होकर तीन अंगों में इसका बंटवारा किया जाए। तीन अंग कौन कौन से हैं? विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीन अंगों में बंटवारा क्यों किया जाए? ताकि शासन प्रणाली संतुलित हो, पारदर्शी हो और निष्पक्ष हो। शासन व्यवस्था को संतुलित, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए शक्तियों का बंटवारा किया गया। शक्तियों को तीन भागों में विभाजित किया गया। निरंकुशता को रोकने के लिए शक्ति एक ही व्यक्ति, समूह, संस्था में होगी तो उस समूह संस्था में डिक्टेटरशिप आएगी, तानाशाही आएगी। इसलिए शक्ति का तीन अंगों में बंटवारा किया गया। इसी को शक्ति पृथक्करण कहते हैं। शक्ति पृथक्करण की संरचना जो है वो ये है कि इसको शक्ति को तीन भागों में बांटा जाता है। तीन अंग कौन कौन से? विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधानपालिका क्या है? कानून निर्माण करने वाली संस्था है। किसी भी देश में कानून निर्माण का कार्य वहाँ की विधानपालिका करती है, वहाँ के जनप्रतिनिधि मिलकर के करते हैं। जनता के हित में, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में, मानवता के हित में कानूनों का, नियमों का, नीतियों का निर्माण किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्यपालिका है। कार्यपालिका का अर्थ है कानून लागू करने वाली संस्था। विधानपालिका के द्वारा जो कानून, व्यवस्थाएं, नियम, नीतियां निर्माण की गई उनको सही ढंग से लागू किया जाए, आम जनता तक उनका लाभ हो, इसके लिए कार्यपालिका को अधिकृत किया गया। कार्यपालिका कार्य का पालन करती है, न्यायपालिका न्याय का पालन करती है। यानी विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा पारित किए गए आदेशों को लागू करने के लिए किसी प्रकार का व्यवधान आता है तो न्यायपालिका उन विवादों का निपटारा करती है, उन विवादों का समाधान करती है। न्यायपालिका ही यह निर्धारित करती है कि कानून की सही व्याख्या क्या है, चाहे वह संविधान के द्वारा हो या सामान्य व्यवस्था के द्वारा हो। तो यह शक्ति पृथक्करण का अर्थ है। अब प्रश्न उठता है कि शक्ति पृथक्करण का इतिहास कितना पुराना है? शक्ति पृथक्करण क्या वर्तमान समय की ही राजनीतिक अवधारणा है? शक्ति पृथक्करण का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन वर्तमान समय में जो शक्ति का बंटवारा किया गया उस तरह के बंटवारे की राजनीतिक कल्पना लगभग 2500 साल पहले नहीं थी। लगभग 2400 साल पहले अगर हम देखें तो यूनान में प्लेटो और अरस्तु ने भी अलग अलग शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किया है। लोकतंत्र, सैनिक तंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र। अरस्तु ने तो राजतंत्र को बढ़िया बताया, लोकतंत्र को मूर्खों का शासन बताया। अरस्तु और प्लेटो के साथ साथ जिन्होंने शक्तियों का अलग अलग समूहों में, अलग अलग अंगों में बंटवारा किया, वैसा ही रोमन साम्राज्य में अगर देखें वहां पर भी शक्ति को अलग अलग इकाइयों में विभाजित करने पर राजनीतिक चिंतकों ने, वैज्ञानिकों ने विचार किया। उसके बाद अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो जॉन लोक प्रमुख राजनीतिक चिंतक हुए हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। और इस पुस्तक में
सरकार के तीनों अंगों को अलग अलग करने पर बल दिया। जो लोग का मानना था कि शक्ति का बंटवारा होना चाहिए, शक्ति का विभाजन होना चाहिए, शक्ति एक स्थान पर, एक समूह में, एक संस्था में केंद्रित रहने से उस संस्था समूह में तानाशाही प्रवृत्तियां आ जाती। जो लोग के बाद प्रमुख राजनीतिक चिंतक मोंटेस्क्यू है, जिसे सेपरेशन ऑफ पावर का ही फादर माना जाता है। विस्तार पूर्वक अगर हम देखें, सही तरीके से देखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, शक्तियों के बंटवारे के तौर पर मोंटेस्क्यू को इसका श्रेय जाता है। फ्रांसीसी विद्वान थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द स्पिरिट ऑफ लॉज, नियमों की, कानूनों की आत्मा की। इस पुस्तक में उन्होंने कहा कि एक ही संस्था में अगर शक्ति निहित रहती है तो शक्ति का दुरुपयोग होगा, इसलिए शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। उसके बाद के अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो अमेरिकन संविधान का उदाहरण ले सकते हैं। 1787 अमेरिकन संविधान में भी शक्तियों के बंटवारे पर बल दिया गया। विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अमेरिकन संविधान में कांग्रेस, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, संघीय सुप्रीम कोर्ट, ये विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों को शक्तियां दी गई। लेकिन तीनों में कोई अंग जो है ज्यादा शक्तिशाली ना हो, ज्यादा डिक्टेटरशिप ना करे, तानाशाही ना करे, शक्ति का दुरुपयोग ना करे, इसलिए चेक और बैलेंस लगाया गया। नियंत्रण और संतुलन। एक संस्था समूह की शक्ति का जो नियंत्रण है वो दूसरे के हाथ में दिया गया, ताकि कोई भी संस्था समूह अंग जो है वो ज्यादा जो है तानाशाही प्रदर्शित नहीं करे। इसलिए चेक और बैलेंस जो है वो एक प्रकार से सेपरेशन ऑफ पावर में आता है। उसके बाद अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से अध्ययन करें शक्ति संतुलन, शक्ति पृथक्करण का, तो भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला गया कि संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं की जाए जिससे कि सरकार के तीनों अंग अलग अलग से कार्य करें। इसलिए संविधान के आर्टिकल 50 में विधानपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखने पर बल दिया गया। हालांकि वह स्पष्टता नहीं है, व्यवहार में देखा जाए तो भारत में विधानपालिका एक प्रकार से अपनी प्रदत्त शक्ति जो है कार्यपालिका को देती है, क्योंकि मंत्रिमंडल का बहुत ज्यादा अनुभव होता है और विधानपालिका जो है उसके पास समय का अभाव है या अनुभव की कमी है, उसके कार्य जो है एक प्रकार से कार्यपालिका ही। लेकिन फिर भी संविधान में व्यवस्था की गई है ताकि कानून निर्मात्री और कानून क्रियान्वयन संस्थाएं अलग अलग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 121 और अनुच्छेद 211 में भी शक्ति पृथक्करण पर व्यवस्था की गई। इन अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है कि केंद्रीय और राज्य विधानमंडल को न्यायपालिका क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करने की व्यवस्था है, चाहे वो राज्य का विधानमंडल हो या केंद्रीय विधानमंडल। न्यायपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 भी शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था। संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार दिया गया है। विश्वास प्रस्ताव के द्वारा भी विधानपालिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, चाहे वो राज्य की विधानपालिका हो या केंद्र की विधानपालिका हो। कार्यपालिका पर निंदा प्रस्ताव करके, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव करके, स्थगन प्रस्ताव ला करके और आखिर में सबसे बड़ा जो प्रस्ताव है अविश्वास प्रस्ताव का, वो प्रस्ताव ला करके कार्यपालिका पर नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि कार्यपालिका पूरी तरह से विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी है। अगर विधानपालिका में उसका बहुमत नहीं रहता तो कार्यपालिका का कार्य समाप्त हो जाता है। भारत में शक्ति पृथक्करण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण न्यायाधीशों की भर्ती का है। भारत में चाहे लो कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, न्यायाधीशों की भर्ती राजनीतिक आधार पर नहीं की जाती। न्यायाधीशों की भर्ती योग्यता के आधार पर की जाती है, LLB, LLM, उसके बाद रिटर्न जो दूसरे
स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, एक्सपीरियंस होता है वकालत का, जजेस का। उसके आधार पर ही जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है, प्रमोशन की जाती है। तो न्यायपालिका को भारत में विधान पालिका और कार्यपालिका से अलग रखा गया। शक्ति पृथक्करण का एक उदाहरण है कि न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का मतलब न्याय की दोबारा समीक्षा की जाए। न्यायपालिका अपने दिए गए फैसलों पर पुनर्विचार कर सकती है, बदलाव कर सकती है। जैसे 1967 का गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य और 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमा। दोनों ही राज्यों में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों को जो है पलट दिया। इसके साथ साथ विधान पालिका या कार्यपालिका किसी प्रकार से संविधान की व्यवस्थाओं का, नियमों का उल्लंघन करती है तो ऐसे विधान पालिका के कानूनों को, कार्यपालिका के आदेशों को न्यायपालिका रद्द कर सकती है कि वो असंवैधानिक है। इससे भी सेपरेशन ऑफ पावर और शक्ति के विषय में तानाशाही की जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास किया गया। तो शक्ति पृथक्करण का अर्थ क्या है, शक्ति पृथक्करण की परिभाषा क्या है, शक्ति पृथक्करण की संरचनाएं क्या है, शक्ति पृथक्करण का अब तक का इतिहास क्या रहा है, पूरे विश्व का भारत में किस तरह की भूमिका रही है, उससे संबंधित आज का ये हमारा लेक्चर था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।